वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, जिसमें हिस्ट्री की जो डेफिनेशंस हैं, हिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में पूछा गया था। वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट का ही सेकेंड चैप्टर। तो सेकेंड चैप्टर में मेनली आपको एंशिएंट इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन के बीच में डिफरेंस को जानना है, ठीक है। तो देखिए, अपने देश की संस्कृति से तो हम सभी वाकिफ़ हैं, ठीक है, लेकिन कई बार संस्कृति और परंपरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल एक साथ किया जाता है। तो वहाँ पे कई दफ़ा कन्फ्यूज़न बनती है कि क्या कल्चर और ट्रेडिशन जो है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो शायद व्यवहारिक रूप से हम इन दोनों के डिफरेंस को समझते हैं, बट आप इस डिफरेंस को अपने आंसर में कैसे लिखेंगे, कैसा आप इस डिफरेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि जो भारत देश है वो एक विविध संस्कृति वाला देश है कि हिमालय में हम देखें तो बर्फीली चोटियां हैं, दक्षिण की तरफ हम देखें तो हमें खेत नज़र आते हैं, पश्चिम के रेगिस्तान देखें, मतलब पूरे भारत में आप जहाँ तहाँ देखते हैं तो आपको अलग अलग प्रकार की यहाँ पे संस्कृति देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे भारत में हम त्योहारों की बात करें तो हर कोने में अलग अलग प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं और एक विशालतम भौगोलिक स्थिति भी हमारे सामने आती है। और दूसरा बात करें भाषाओं की, तो यहाँ के लोग जो हैं अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। और भोजन की बात करें तो देखिए, भोजन तो आप एक ही स्टेट, मतलब जैसे आप स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं तो वहाँ पे आपको उनका कल्चर, उनकी ड्रेसेस, उनके डांस फॉर्म्स या फिर उनकी जो डिशेस हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये तो सिंपल हमने बात की विविधता की, ठीक है। अब भारतीय संस्कृति क्या होती है इसके बारे में जब आप लिखेंगे तो अगर आप किसी दार्शनिक की परिभाषा लिखते हैं तो वो आंसर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पे पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विशालता और उसकी महत्वता तो संपूर्ण मानव के साथ दाम्पत्य संबंध स्थापित करती है, मतलब वसुदेव कुटुंबकम की पवित्र भावना में ही निहित है, ठीक है। इसको आप आंसर में लिख सकते हैं अगर आप संस्कृति और परंपरा पे आंसर लिख रहे हैं। अब हम डायरेक्ट आते हैं अपने टॉपिक पे। साधारण शब्दों में परंपरा जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मान्यताओं या व्यवहारों का पारित होना है, ठीक है। मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रेडिशंस या जो कल्चर पास ऑन होता है, और वहीं दूसरी ओर संस्कृति जो है वो उन विशेषताओं को दर्शाती है जो किसी समय विशेष में समाज का वर्णन करती हैं, और संस्कृति ज़्यादातर कला रूपों से जुड़ी होती है, ठीक है। तो देखिए, परंपरा को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि परंपरा जो होती है अतीत में उत्पत्ति के साथ प्रतीकात्मक अर्थ या फिर विशेष महत्व के साथ एक समूह या समाज के भीतर पारित विश्वास या व्यवहार है, ठीक है। आगे चलते हैं। परंपरा शब्द पे अगर हम थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन करें तो ये जो शब्द है लैटिन भाषा के ट्रेडर वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है संचार करना या सौंपना। मतलब जैसे आप अपनी थॉट्स को कम्युनिकेट करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पास ऑन करते हैं, सेम ऐसे ही परंपरा है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होती है, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कल्चर, किसी भी विश्वास या किसी भी प्रकार के फैक्ट कह लीजिए या फिर कोई भी आपका व्यवहार है, उसको आप अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो आपकी परंपरा बन जाती है, ठीक है। यही आपको अतीत की याद दिलाते हैं, क्योंकि परंपरा का जो संबंध है अतीत से है और वर्तमान पीढ़ी को अतीत की मान्यताओं के साथ वो एक जोड़े रखने का मौका भी है, ठीक है। तो इतना इसमें काफ़ी है। बाकी इस बुक में और भी मतलब डिटेल में आपको चीज़ें मिल जाएंगी, आप अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ना चाहते हैं तो ये PDF मैंने टेलीग्राम पे अपलोड की हुई है, वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें संस्कृति शब्द की, तो संस्कृति का जो उपयोग है संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया जाता है, पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए। संस्कृति पारंपरिक या आधुनिक स्वरूप में हो सकती है, या एक आधुनिक संस्कृति निश्चय ही पारंपरिक रूप से इसके विपरीत होती है। नवीन पीढ़ी के लिए जैसे कहें तो दाल चावल से ज़्यादा जो प्रेफर करेंगे वो पिज़्ज़ा बर्गर को प्रेफर करेंगे, ठीक है। और पहले की पीढ़ियों की बात करें तो वो मूल्य और मान्यताओं पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि अभी हम देखें तो अभी की जो जनरेशन है वो थोड़ा वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है। तो परंपराएं और संस्कृति जो होती हैं एक विशेष समाज की पहचान बनती हैं। पारंपरिक गतिविधियां जो होती हैं वो हमें हमारे अतीत से जोड़ के रखती हैं, और जो संस्कृति है वो समाज की विशेषताओं और विशेष समय और स्थान को परिभाषित करती है, ठीक है। तो आई होप इतना डिफरेंस दोनों में काफ़ी है, क्योंकि इस पे कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, इसी में आपका एक सब टॉपिक है योग का परिचय। और भारत में योग की परंपरा शब्द है वो संस्कृत धातु के युज से निकला है, जिसका मतलब होता है व्यक्तिगत चेतना या आत्मा, ठीक है। तो रूह से मिलन या फिर योग जो है वो भारतीय ज्ञान की 5000 वर्ष पुरानी एक शैली है। यहाँ तक कि लोग योग को एक शारीरिक व्यायाम ही मानते हैं
और कुछ लोग शरीर को मोड़ने, मरोड़ने, खींचने और सांस लेने में जटिल तरीके अपनाते हैं, उसको भी योग का नाम दिया गया है। वास्तव में केवल मनुष्य के मन और आत्मा की अनंत क्षमता का खुलासा। अगला देख लेते हैं योग का महत्व क्या है। तो योग का महत्व प्राचीन काल में योग विद्या सन्यासी और मोक्ष मार्ग के साधकों के लिए समझी जाती थी और योग अभ्यास के लिए साधक थी। मतलब घर को त्याग कर वन में चले जाना, एकांत में वास करना, और इसी कारण योग साधना को बहुत ही दुर्लभ माना गया है, जिससे लोगों में ये धारणा बन गई कि योग जो है वो सामाजिक व्यक्तियों के लिए नहीं है, बल्कि योग जो है वो धीरे धीरे लुप्त होने लगा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में समाज में बढ़ते तनाव, चिंता, प्रतिस्पर्धा से ग्रस्त लोगों की गोपनीय योग से अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं। देखिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए, एंग्जाइटी को कम करने के लिए आप योग का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, तो योग विद्या जो है वो एक बार पुनः समाज में लोकप्रिय होने लगी है, जैसे कि पहले हुआ करती थी। ठीक है, तो आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में योग विद्या पर बहुत सी रिसर्च की जा रही हैं, जिससे काफ़ी बेनिफिट्स भी हमें मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे आउटकम्स वहाँ से निकल कर आ रहे हैं। तो योग में इस प्रकार से विशेष बात यह है कि यहाँ योग जितना मोक्ष मार्ग के लिए ज़रूरी है, उतना ही साधारण मनुष्य के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, अगली हम इसमें बात कर लेते हैं आसन की। तो देखिए, सुविधापूर्वक एकाग्रचित्त और स्थिर होकर बैठने को कहते हैं आसन। आसन का जो अर्थ होता है वो होता है बैठना या बैठने का आधार, बैठने की विशेष प्रक्रिया ही आसन है। पतंजलि योग दर्शन में विशिष्ट अंग योग में आसन का स्थान तीसरा और गौरक्षण्यार्थी द्वारा प्रवर्तित 6 योग में वो प्रथम है। तो चित्त की स्थिरता, शरीर और उसके अंगों की दृढ़ता, कायिक सुख के लिए इस क्रिया का किया जाना महत्वपूर्ण है। और विभिन्न ग्रंथों में आसन के लक्षण हमें किस प्रकार बताए जाते हैं कि उच्च स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए आसन ज़रूरी है, शरीर के अंगों की दृढ़ता के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं आसन में और व्यायाम में क्या डिफरेंस है। आसन और व्यायाम, आसन जो है वो एक वैज्ञानिक पद्धति है, ये हमारे शरीर को स्वच्छ, शुद्ध और सक्रिय बनाए रखती है, शारीरिक और मानसिक रूप से भी हमें स्वस्थ रखती है। तो आसन ही एक ऐसा व्यायाम है जो हमारे अंदर के शरीर पर प्रभाव डालता है। ठीक है, आसन और अन्य तरह के व्यायाम में अंतर है। आसन जो होता है वो जहाँ हमारे शरीर की प्रकृति को बनाए रखता है, वहीं अन्य तरह के व्यायाम इसको बिगाड़ भी देते हैं, जैसे जिम जाना या जिम या अखाड़े के शरीर, तो शरीर के साथ किए गए अतिरिक्त श्रम का परिणाम होते हैं। आसन के प्रकारों की बात करें तो आसन बैठ के किया जाता है, पीठ के बल लेटकर किया जाता है, या फिर पेट के बल लेटकर किया जाता है, खड़े होकर किया जाता है। अब देखिए, बैठकर, पीठ के बल लेटकर और पेट के बल लेटकर और खड़े होकर कौन कौन से आसन किए जाते हैं, उनके नाम यहाँ पे नीचे मेंशन किए गए हैं। तो जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, सीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व योग दिवस, तो ये 21 जून को मनाया जाता है, ये आप सभी जानते हैं, और ज़्यादा इसकी डिटेल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली बार कब मनाया गया था, ये 2015 में। ठीक है, और इसकी जो अनाउंसमेंट थी वो नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को की थी, उनका मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा में की थी। ठीक है, तो इतनी डिटेल्स आपके लिए काफ़ी हैं। तो ये सब कुछ मतलब चीज़ें सिर्फ आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, इसलिए ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, अदरवाइज़ इन पे कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं। आगे चलते हैं डांस फॉर्म्स की तरफ। तो देखिए, इंडिया के कल्चर, मतलब बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं कल्चर की, तो कल्चर को बनाने वाली यही चीज़ें होती हैं, डांस फॉर्म्स हो गई है ना, या फिर म्यूज़िक हो गया हमारे पास, या आर्ट फॉर्म्स हो गई, यही सारी चीज़ें हमारे कल्चर को बनाती हैं। तो कल्चर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए हम ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उनको स्किप कर रही हूँ। फिर भी इन केस आप इंटरेस्टेड हैं तो PDF से आप इनको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंडियन डांस फॉर्म्स दी गई हैं, और जो इंडियन डांस फॉर्म्स हैं उसमें उनका जो बैकग्राउंड है, जो हिस्ट्री है, वो भी यहाँ पे दी गई है कि मोहनजोदड़ो से हमें सबसे पहले एक नृत्यकी की मूर्ति मिली थी। तो नृत्य कला इतनी प्राचीन है, इसके कुछ साक्ष्य यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, आर्ट को भी हम स्किप करते चलेंगे क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हमें इन यूनिट्स को जल्दी से जल्दी कवर करना होगा। तो जो भी चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे वही डिस्कस करेंगे। और यूनिट वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था की। ठीक है, तो इसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।